ईरान और अमेरिका, इनके दरमियान एक मुमकिना जंग की फिजा आप जानते हैं काफ़ी गर्मा गर्म है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि इस तनाज़े के पीछे सिर्फ हथियार नहीं है, ये असल में एक बहुत ही पेचीदा स्ट्रेटेजिक शतरंज की बाजी है। तो आइए इस हाई स्टेक्स गेम को ज़रा डिकोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल जो जहन में आता है वो यही है, अगर हमला यकीनी लग रहा है तो आखिर ईरान पहला वार क्यों नहीं करता? देखें, ये सवाल इसलिए अहम है क्योंकि ऑन पेपर अगर देखा जाए तो ईरान के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी नजर आती है। पर्शियन गल्फ में जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वो अभी तक पूरी तरह से ऑपरेशनल नहीं हैं। इसका सीधा सा मतलब ये निकलता है कि ईरान अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स को काफ़ी आसानी से निशाना बना सकता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई इतना आसान है, इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड है? जवाब बिल्कुल साफ है। पहला वार करना ईरान की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती होगी। फौजी उसूल के मुताबिक पहला वार सिर्फ और सिर्फ तब किया जाता है जब आप दुश्मन को इतना नुकसान पहुंचा सकें कि वो जवाब देने के काबिल ही न रहे। और ये बात सब जानते हैं कि ईरान इस किस्म का कोई फैसलाकुन हमला नहीं कर सकता। तो अगर ईरान ये कदम उठा लेता है, यानी पहला वार कर देता है, तो इसके नताइज बहुत संगीन हो सकते हैं। सबसे पहले तो आलमी सतह पर जो उसकी हाई मॉरल ग्राउंड है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर दूसरी बात ये, अमेरिका और उसके एलाइज को एक ज़बरदस्त काउंटर अटैक का बिल्कुल वाज़े जवाज़ एक जस्टिफिकेशन दे देगा। और शायद सबसे अहम बात, ईरान अपने सबसे ताकतवर हथियार, अपने बेस्ट वेपन्स शुरू में ही एक्सपोज कर देगा और कमज़ोर पड़ जाएगा। और इससे हुकूमत के तख्ता उलटने और मुल्क के तकसीम होने का ख़तरा वो बहुत बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ज़रा हकीकत की दुनिया में आते हैं। आइए देखते हैं कि ताकत का असल तवाज़ुन क्या है। यानी ईरान को अमेरिका, इजराइल और यूरोपियन इत्तेहादियों की किस कदर ज़बरदस्त फ़ौजी ताकत का सामना है। अमरीकी हिफाजती हिसार की जो पहली दीवार है वो है थाइड सिस्टम, यानी टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम। ये निज़ाम ईरान से फायर किए गए किसी भी मिसाइल को फ़िज़ा में बहुत ऊपर हाई एल्टीट्यूड पर ही रोक कर तबाह कर देता है। अच्छा, फ़र्ज़ करें अगर कोई ईरानी मिसाइल थाट सिस्टम से बच भी निकलता है तो दूसरी दीवार के तौर पर पेट्रियट मिसाइल सिस्टम मौजूद है। ये एक मीडियम रेंज सिस्टम है जो दूसरे मरहले में दिफा के लिए तैयार रहता है। और ये जो डिफेंस सिस्टम्स है ना, ये पूरे गल्फ रीजन में फैले हुए हैं। आप देखें, इराक में हरीर बेस से लेकर कुवैत, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर और ओमान तक हर जगह अमेरिकन मिलिट्री एसेट्स का एक पूरा नेटवर्क है जिसने ईरान को, आप कह सकते हैं, घेर रखा है। और याद रखें, ये तो सिर्फ ज़मीनी अड्डे हैं। हमले के लिए फ़िज़ाई बरतरी बहुत अहम है। इसके लिए 5th जनरेशन के F-35 स्टेल्थ फाइटर्स और B-2 स्टेल्थ बॉम्बर्स इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ख़ास तौर पर B-2 बॉम्बर्स, जिन्हें ज़मीन के नीचे बनाए मजबूत टारगेट्स जैसे कि ईरान की अहम न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ फोर्डो और नतान्स को निशाना बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। इसके साथ साथ समंदरी ताकत को मत भूलें। US एब्राहम लिंकन और US जॉर्ज W बुश जैसे अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर्स की तैनाती, इनमें से हर एक चलती फिरती फौज है अपने मल्टी लेयर्ड डिफेंस सिस्टम के साथ। तो ये तो वाज़े हो गया कि ईरान क्या नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि वो क्या कर सकता है। देखिए, ईरान की असल हिकमत अमली जंग जीतना नहीं, बल्कि इसे दुश्मन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा महंगा और तवील बनाना है। 8 से 10 मिलियन डॉलर्स, जी हाँ, ये वो रकम है जो अमेरिका को पर्शियन गल्फ में अपने बहरी बेड़े को सिर्फ वॉर रेडी स्टेट में रखने के लिए रोज़ाना खर्च करनी पड़ती है, सिर्फ तैयार रखने के लिए। इसलिए जंग में सिर्फ ताख़ीर करना, डिले करना ही ईरान के लिए एक ताकतवर माशी हथियार बन जाता है। इसका एक जियोपॉलिटिकल पहलू भी है जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मसलन USS एब्राहम लिंकन को साउथ चाइना सी में अपनी पोजीशन से हटाकर यहाँ लाया गया है। इससे क्या हुआ? चाइना के लिए वहाँ एक स्ट्रेटेजिक खला, एक वैक्यूम पैदा हो गया। जैसा कि कहते हैं ना, जब दुश्मन गलती कर रहा हो तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। अगर हमला हो जाता है तो उसके बाद ईरानी मिलिट्री कमांड के सामने एक बहुत मुश्किल डिसीजन होगा, फ़ौरन जवाब दें या वेट करें। अगर फ़ौरन जवाब देते हैं तो फ़ायदा यह है कि दुश्मन की डिफेंस में जो कन्फ्यूजन होगी उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान है, ईरान अपने बेहतरीन हथियार, अपने बेस्ट एसेट्स बहुत जल्द खो देगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन है कि ताख़ीर की जाए। इसका मतलब है दुश्मन को थकाना, उसके रिसोर्सेज ज़ाया करवाना। लेकिन इसमें भी एक बहुत बड़ा रिस्क है कि वो परफेक्ट मोमेंट शायद कभी आए ही ना, और इस इंतज़ार में हो सकता है दुश्मन के एजेंट्स ईरान के मिसाइल स्टॉक पाइल्स को ही लोकेट करके तबाह कर दें। अच्छा, अब इस तनाज़े को ज़रा ग्लोबल लेवल पर देखते हैं। दीगर अहम बैनुल अक़वामी प्लेयर्स यानी बाकी दुनिया के मुल्क इसमें क्या किरदार अदा कर रहे हैं?
यूरोप ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन करार देकर ईरानी अफवाज को आइसोलेट करने की कोशिश की है। सऊदी अरेबिया वो गैर जानिबदार रहना चाहता है क्योंकि उसे जवाबी कार्रवाई और अपने माशी मंसूबों में खलल का अंदेशा है, जबकि चाइना और रशिया ने सीधी फौजी मदद से तो गुरेज किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उन्होंने ईरान के मिसाइल स्टॉक्स को दोबारा भरने में ज़रूर मदद की है। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि इत्तेहादी अफवाज का मकसद सिर्फ IRGC को फौजी तौर पर शिकस्त देना नहीं है। असल स्ट्रैटेजी IRGC को अंदर से तोड़ना है, किसी एक धड़े की हिमायत करके एक प्योरीफाइड ग्रुप के जरिए नई हुकूमत कायम करना, ताकि वहाँ लंबे अरसे तक अपनी फौज न रखनी पड़े। आखिर में इस मुमकिना जंग के असल मकासद हैं क्या? इत्तेहादी अफवाज के नज़दीक फतेह या विक्ट्री के क्या मानी होंगे? मकासद बिल्कुल वाज़ेह हैं और 3 हैं। पहला, ईरानी हुकूमत की तब्दीली। दूसरा, ईरान के एटॉमिक और मिसाइल प्रोग्राम्स को मुकम्मल तौर पर बंद करवाना। और तीसरा, ईरान को 3 या 4 छोटे हिस्सों में तकसीम करना ताकि एक बड़ी और ताकतवर तहजीबी रियासत को कमज़ोर किया जा सके। इस पूरी प्लानिंग की वजह पिछले साल जून 22 का हमला है। उस हमले को एक सेमी फील्ड अटैक समझा जाता है। उस वक्त B-2 बॉम्बर्स के इस्तेमाल और $1 बिलियन से ज़्यादा खर्च करने के बावजूद अमेरिका अपने बुनियादी मकासद हासिल नहीं कर सका था। तो उसी तजर्बे से सीखकर इस बार बेहतर तैयारी के साथ आने का इरादा है। ये सारी सूरत हाल हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आजकल की जंग में फतह और शिकस्त का फैसला अब शायद सिर्फ मैदान जंग में नहीं होता, बल्कि सियासी और स्ट्रेटेजिक नताइज से होता है। तो सवाल यह है, क्या इस जदीद दौर में जंगें वाकई मैदान में जीती जाती हैं